हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हम अपनी पीटी 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन कर रहे थे। चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। ग्रीन इकोनॉमी अभी के जो रिनॉइड एनवायरनमेंट इकोनॉमिस्ट हैं जाने माने परवन सुखदेव, उन्हें क्या है 2020 का टाइलर प्राइज़ दिया हुआ है उनके काम के लिए, ग्रीन इकोनॉमी के काम के लिए। ठीक है, अभी टाइलर प्राइज़ होता क्या है? ये टाइलर प्राइज़ मेनली एनवायरनमेंट अचीवमेंट के लिए देते हैं। ये 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये ओल्डेस्ट इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अवार्ड है। हमें उस इंडिविजुअल को इसलिए देते हैं जब उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो अपनी साइंटिफिक नॉलेज को या लीडरशिप को, ताकि हम अपने ग्लोबल एनवायरनमेंट को प्रिजर्व कर सकें, एनहेंस कर सकें। इसके जो रेसिपिएंट्स होते हैं, मतलब जो इनके मतलब जैसे पवन सुखदेव जी को मिला है, उनके पास क्या होता है, मतलब उन्होंने एनवायरनमेंट कंसर्न दिखाया हुआ है, इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट पॉलिसी, हेल्थ, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये जो अवार्ड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल टाइलर प्राइज एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट इसको किससे मिलता है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया से। अब जब हम पढ़ते हैं ग्रीन इकोनॉमी होता क्या है, देखिए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो ग्रीन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होता है जो ह्यूमन का वेलबींग इंप्रूव करता है और जो सोशल इक्विटी है उसे बिल्ड करता है, और क्या करता है, जो हमारे एनवायरनमेंट रिस्क है या जो इकोलॉजिकल स्कैरिसिटीज हैं उन्हें क्या करता है, रिड्यूस करता है। देखो ये आज अल्टरनेटिव आपको पता है कि किस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हर प्रतिदिन क्या डिग्रेडेट हो रहा है। तो एक एनवायरनमेंट ये क्या है, एक अल्टरनेटिव है टू टूडेज डोमिनेट इकोनॉमिकल मॉडल, जो क्या कर सकता है, हमारी जो इनइक्वालिटीज़ हैं या फिर जो वेस्ट जो इतना इनक्रेज हो रहा है या फिर रिसोर्स की स्कैरसिटीज़ हो रही है, जैसे ग्राउंड वाटर कितना स्कैर्स हो गया या हर चीज़ की स्कैरसिटी हो रही है, या फिर जो एनवायरनमेंट है ह्यूमन हेल्थ को थ्रेट है, उनको क्या करता है, कहीं ना कहीं ये एड्रेस करता है। ठीक है, इसका एम यही है कि हम इस इकोनॉमी में ट्रांजिशन करें जहाँ पे लो कार्बन हो, रिसोर्स एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, सोशली उन्हें क्या किया जाए, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब कि हर एक बंदा उसे इक्वली मैनर में यूज़ करा जाएगा। इसका आइडिया किस पे बेस्ड है कि ताकि लो कार्बन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज यूज़ कर सकें, एज वेल एज द इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन प्ले की रोल। अब जरा पवन सुखदेव ने देख लेते हैं, पवन सुखदेव ने किया क्या था। देखो पवन सुखदेव ने क्या किया था, 2008 की जो रिपोर्ट थी ऑन द इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी, जो यूएनईपी के द्वारा होस्ट की गई थी, वो उसके फाउंडेशन थे फॉर द ग्रीन इकोनॉमी मूवमेंट के। 2008 में यूएनईपी ने लॉन्च किया था ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव, जो एक प्रोग्राम था ग्लोबल रिसर्च एंड कंट्री लेवल असिस्टेंस का, जो डिज़ाइन इसलिए किया था ताकि हम जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो भी रिगार्डिंग एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वो एनवायरनमेंट इन्वेस्टमेंट सपोर्ट कर सकें। ठीक है, बाकी जो ट्रांजिशन है टुवर्ड इकोनॉमिक ग्रीन इकोनॉमी हैज़ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, लेकिन बट ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट किसके लिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जैसे इंडिया के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जो बेनिफिट्स और कॉस्ट हैं उसके साथ एसोसिएट करता है। अब जब हम ये पढ़ लेते हैं, द इकोनॉमिक फॉर एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी है क्या। 2007 में क्या हुआ था, G8+5 कंट्रीज, मतलब इसमें इंडिया भी था, उन्होंने एक प्रपोज किया था एक प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग कि अगर हम बायोलॉजिकल डिवर्सिटी के साथ, मतलब कि किस तरह से जो बायोलॉजिकल डिवर्सिटी है वो हमारे इकोनॉमिकली किस तरह बेनिफिट करती है, और ये देखा था कि अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है तो किस तरह से हमारी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसलिए हमें क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए ताकि हम ऐसे कंजर्व कर सकें, इफेक्टिवली कंजर्व कर सकें। ठीक है, इस रिस्पॉन्स में क्या किया, एक ग्लोबल स्टडी कंडक्ट की गई, किसके द्वारा, जर्मनी और यूरोपियन कमीशन के द्वारा, अंडर किसके द्वारा, अंडर ये पवन सुखदेव के द्वारा, जिन्होंने वजह से एस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका, द इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी का। ये जनेवा स्विट्जरलैंड में एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हाउस द टीप ऑफिस होस्ट किया गया, किसके द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। जो टीप है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है मेकिंग नेचर्स वैल्यू विजिबल, मतलब जो कि नेचर्स की वैल्यू उनको विजिबल है। इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू समझें और इकोसिस्टम की सर्विसेज को समझें इनटू डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल। जैसे हमने अभी पढ़ा था, जैसे पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, कि हाँ जो इकोसिस्टम हमें सर्विस दे रही है हम उनका पेमेंट करें, तो हमें नेचर की वैल्यू को समझना चाहिए कि हाँ जो हम उससे इतनी सारी सर्विसेज ले रहे हैं हमें उनकी वैल्यू समझनी चाहिए। ठीक है, अक्टूबर 2010 में फिर एक रिपोर्ट रिलीज़ गई, दैट इज़ द मेन स्ट्रीम द इकोनॉमिक्स ऑफ नेचर, अ सिंथेसिस ऑफ अप्रोच कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन ऑफ टीप, और एक लॉन्च किया गया बैंक ऑफ नेचुरल कैपिटल टू कम्युनिकेट इट फाइंडिंग टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, तो 3 कोर प्रिंसिपल्स पे गाइड किया गया, तो रिकॉग्नाइजिंग वैल्यू इन द इकोसिस्टम, मतलब कि हमें कंजर्व और सस्टेनेबली यूज़ करना है किसको, अपने मतलब कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व करना है अपने इकोसिस्टम को। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द वैल्यू इन इकोनॉमिक टर्म्स इज अदर यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकर एंड अदर्स एज बिजनेस इन रीचिंग द डिसीजन दैट कंसिडर द फुल कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इकोसिस्टम। हमें क्या कैप्चरिंग वैल्यू के बारे में हम मेनली है कि 3 कोर वैल्यूज़ थी इसमें, रिकॉग्नाइजिंग हमें वैल्यू समझनी चाहिए इकोसिस्टम की, फिर उसकी हमें वैल्यू इकोनॉमिक टर्म्स में भी समझनी चाहिए, फिर हमें उसकी कैप्चरिंग वैल्यू लेनी चाहिए, इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म दैट इनकॉर्पोरेट द वैल्यू इकोसिस्टम इनटू डिसीजन मेकिंग थ्रू द इंसेंटिव एंड द प्राइसिंग। ठीक है, आप देखते हैं नेचुरल कैपिटल क्या, देखो नेचुरल कैपिटल आपको नाम से ही पता चल रहा है, वो जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्टॉक ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनिमल। ठीक है,
जो हमारे लोगों के लिए क्या बेनिफिट के लिए। इट इज़ अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग रिसोर्स एनवायरनमेंट हैबिटेट एंड द इकोसिस्टम, जिसको स्टॉक भी बोलते हैं, दैट अंडरपिन्स इकोसिस्टम सर्विस बेनिफिट। एग्जांपल देखो, इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, जैसे पोलिनेटर हैबिटेट होता है, कैन बी थॉट ऑफ, वैसे इसको भी हम नेचुरल कैपिटल ले सकते हैं, एज आर द पोलिनेटिंग इंसेक्ट देमसेल्व्स। आगे बढ़ते हैं। ये इस अंडरस्टैंडिंग में बेस्ड है कि हाँ कि नेचर कुछ वैल्यू है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन वेल्थ के लिए, कल्चर आइडेंटिटी और हैप्पीनेस के लिए। नेचुरल वैल्यू, जो नेचुरल कैपिटल होती है, एक अप्रोच वर्क्स टू एलिमिनेट दिस वैल्यू एंड हेल्प्स डिसीजन मेकर की हेल्प करती है कि ताकि आप मतलब कि अंडरस्टैंड करो कि नेचुरल, सोशल और इकोनॉमिक्स सिस्टम किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह इम्पैक्ट करते हैं, और हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ये नहीं कि आप नेचर को मतलब कि इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ करते रहो, नहीं भाई, ये सब के सब क्या इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फ्यूचर रिपोर्ट। अभी क्या ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा पब्लिश की गई है, देखते हैं। ग्लोबल फ्यूचर असेसिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट चेंज टू सपोर्ट पॉलिसी मेकिंग, किसके द्वारा रिलीज की, ज्वाइंटली रिलीज की गई है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा, ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट के द्वारा और नेचुरल कैपिटल प्रोजेक्ट के द्वारा। जरा इस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। पहली बार क्या रिपोर्ट ने रिवील किया है कि अगर हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट क्राइसिस को एड्रेस नहीं किया तो अगले 30 साल में कंट्रीज़ की इकोनॉमी कितनी वर्स हो सकती है, बुरी सिचुएशन हो सकती है, कितनी वर्स तरह से इफेक्ट हो सकते हैं। इसने समराइज़ किया सारे रिजल्ट्स और जो भी उसके बाद रिकमेंडेशन की क्या आप रिकमेंड कर सकते हो फ्रॉम द ग्लोबल फ्यूचर्स प्रोजेक्ट। 2017 में वर्ल्ड वाइड फंड ने इनिशिएट किया था ग्लोबल फ्यूचर प्रोजेक्ट, ताकि हम अवेयरनेस एनहेंस कर सकें अमंग द ग्लोबल बिजनेस एंड द पॉलिटिकल लीडर्स कि क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का क्या इकोनॉमी प्रोस्पेरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब इकोनॉमिक टू मेक द इकोनॉमिक केस फॉर रिवर्सिंग दिस ट्रेंड, एक इनिशिएटिव लिया गया फॉर डेवलपिंग एंड अप्लाइंग अ न्यू कटिंग एज मॉडलिंग अप्रोच, कि किस तरह से हम अपने जो एनवायरनमेंट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं ताकि वो वर्ल्ड की इकोनॉमी, ट्रेड या इंडस्ट्री पे इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो इसने 2 एग्जिस्टिंग मॉडल्स को लिंक किया, एक तो इंटीग्रेटेड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस एंड ट्रेड दैट इन्वेस्ट मॉडल, ये नेचुरल कैपिटल प्रोजेक्ट से उठाया गया, जो कि हाई रेजोल्यूशन ग्लोबल इकोसिस्टम सर्विस मॉडल है। दूसरा इसने उठाया ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोजेक्ट, जिसको कंप्यूटेबल जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल भी बोलते हैं, जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से उठाया गया, विच इज़ यूज टू जो एनालाइज करेगा पॉलिसी इशू जैसे ट्रेड, एनर्जी। इसमें फाइंडिंग्स क्या है, फाइंडिंग यही है कि एक बिजनेस एज यूजुअल रिसोर्स सिनेरियो के अकॉर्डिंग अगर हम 6 इकोसिस्टम सर्विसेज, अगर मतलब जैसे हम इतने अलग अलग इकोसिस्टम से क्या है सर्विसेज लेते हैं, अगर 6 इकोसिस्टम सर्विसेज की सप्लाई भी रिड्यूस हो गई तो हमें हर साल कितना 0.07% हमारा कमी पड़ेगी, हमारी जीडीपी घटेगी। ठीक है, और अगर उसी तरह एक सस्टेनेबल पाथवे सिनेरियो की रिपोर्ट से ये पता चला गया कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जीडीपी लॉस हमें हर साल कितना होएगा, 0.18%, मतलब कि $129 का हमें बिलियन डॉलर का लॉस होएगा पर ईयर। आगे बढ़ते हैं। लेक्स, वेटलैंड एंड कोस्टल एरिया में एनवायरमेंटल एंड द सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। अभी क्या है, रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज है, उसने ये रिलीज़ किया, दैट इज़ एनवायरमेंटल एंड द एनवायरमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को रिलीज़ किया है। ठीक है, देखो इस ड्राफ्ट में क्या है, देखो एनवायरमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एक पार्ट है किसका, वर्ल्ड बैंक फंड प्रोजेक्ट का। कौन सा, एनकोर। देखो एनकोर में हमें क्या करना है, जो हमारे कोस्टल और जो ओशन में रिसोर्सेज है ना, उन्हें हमें एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। ठीक, अभी क्या है, हमारा ओशन रिजर्व बहुत है, कोस्टल रिजर्व है, लेकिन हम क्या उन्हें एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसलिए क्या इकोनॉमिक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सब लेके आ रहे हैं, ताकि क्यों लेके आ रहे हैं, ताकि हम क्या ओशन रिसोर्सेज और कोस्टल रिसोर्सेज को एनहेंस, मतलब कि एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। तो ये जो प्रोग्राम है ये किसका द्वारा, वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। ठीक है, तो इसका एम यही है कि हमें क्या करना है, जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम स्ट्रेंथन करना है इन ऑल द कोस्टल स्टेट एंड यूनिटीज ऑफ इंडिया। आपको पता है इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट है, उनमें क्या ये चलेगा। देखो जो इस फ्रेमवर्क का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट एंड सोशल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें जो भी आप एनकोर के अंडर जो भी आप प्रोजेक्ट्स करोगे, मतलब कि ओशन और कोस्टल रिसोर्सेज को यूज़ करोगे, तो आप इस तरह अप्रोप्रिएट मैनर में यूज़ करो कि आपके जो एनवायरनमेंट और सोशल इम्पैक्ट को आप साथ साथ मैनेज कर सको। ठीक है, द ESMF हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू मैनेज द सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स थ्रू अप्रोप्रिएट मेजर्स ड्यूरिंग द प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ वेरियस सब प्रोजेक्ट ऑफ द एनकोर। मतलब जो भी एनकोर के अंदर जो भी प्रोजेक्ट चलेंगे, ये है कि आपने उसको क्या करना है, इस तरह से करो कि सोशली और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मैनेज कर सको। इट इज़ अ टूल ऑफ एनकोर प्रोग्राम टू स्क्रीन द सब प्रोजेक्ट्स, टू कैटेगराइज दैम बेस्ड ऑन डिफाइंड क्राइटेरिया एंड टू डिसाइड ऑन हाउ टू मैनेज दिस। देखो ये एक एनकोर प्रोग्राम का ये टूल है, जिसमें यही है कि आप किस तरह से जो सब प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कैटेगराइज करोगे उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है,
यूजिंग आइदर फुल फ्लेज्ड एशिया दैट इज एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की उस पर एनवायरमेंटल या सोशल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर जो एनवायरमेंटल एंड सोशल मैनेजमेंट प्लान जो सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वो एक नेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है फॉर किसके लिए, ICZMF और द एनकोर प्रोग्राम के लिए। आगे बढ़ते हैं कोरल रिस्टोरेशन। आपको पता है हमारा कोरल रीफ कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, हमारे मतलब कि फूड चेन के लिए। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया साथ में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, मतलब गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसकी हेल्प से, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेल्प से अटैम्प्ट दे रही है कि किस तरह से पहली बार अटैम्प्ट दे रही है कि ताकि हम जो कोरल रीफ्स हैं उसे रिस्टोर कर सकें यूजिंग द बायोरॉक टेक्नोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए बायोरॉक टेक्नोलॉजी अगर पूछ लेंगे रिसेंटली इन यूज़ की होती तो आपको पता होना चाहिए ताकि हम कोरल रीफ्स को रिस्टोर कर सकें। तो बायोरॉक स्ट्रक्चर में क्या होएगा, ये पहली बार क्या है गल्फ ऑफ कच्छ से 1 नॉटिकल मील की दूरी पे मीठापुर कोस्ट है, वहाँ पे क्या करिए इंस्टॉल की गई है। अब हम बायोरॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो बायोरॉक एक नेम हमने किसको दिया गया है, देखो इसमें क्या आएगा मेनली हम देखो कोरल्स के लिए हमें क्या होता है, वो कोरल्स कुछ CO3 उन्हें चाहिए होता है, जितना CO3 होएगा तो उनकी पॉपुलेशन उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसी को बनाना है, तो यही करेंगे बायोरॉक टेक्नोलॉजी में हम मेनली क्या करेंगे, मिनरल्स को ना इलेक्ट्रिकली एक्यूमुलेट करेंगे, उन्हें सी वाटर में डिजोल्व करेंगे ऑन द स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उनको क्या कर देंगे हम सी बेड में लोअर कर देंगे एंड आर कनेक्टेड टू पावर सोर्स, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी को हम कैसे वर्क करेंगे, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे थ्रू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। एक सेकेंड, क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोड्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे। देखो वही एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है। जब हम उन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास करेंगे तो सी फ्लोर में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इससे क्या होएगा कार्बोनेट आयंस क्या होंगे कैल्शियम आयन के साथ के जुड़ जाएंगे और CaCO2 को बना लेंगे। इस रिजल्ट क्या आएगा CaCO2 बन जाएगा और जो कोरल्स हैं वो क्विकली ग्रो करेंगे। अब बायोरॉक टेक्नोलॉजी से क्या आएगा, जो कोरल्स हैं वो 4 to 6 टाइम्स फास्टर क्या करेंगे ग्रो करेंगे एक्चुअल ग्रोथ से, एज दे डू नॉट नीड नॉट स्पेंड देयर एनर्जी इन बिल्डिंग देयर ओन, क्योंकि क्या उनके नहीं तो मैक्सिमम जो एनर्जी होती है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन बनाने में जाती है। अब क्या उन्हें क्या है जब कैल्शियम कार्बोनेट बाहर से मिलेगा, ठीक है, तो उनको क्या है जो कोरल्स हैं वो जल्दी क्या करेंगे ग्रो करेंगे, ठीक है। तो यही है। अब कोरल्स क्या है, देखो वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स मैरीन इकोसिस्टम है। इकोलॉजिकली क्या जो कोरल रीफ्स हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए बिकॉज ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का काउंटर पार्ट है इन टर्म ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी इन ओशन। जो कोरल रीफ क्या करता है, ये एक एसोसिएटेड इकोसिस्टम को फॉर्म करता है विच अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल हैबिटेट्स फिशरीज एंड द लाइवलीहुड। इन एडिशन अगर देखा जाए कोरल रीफ हमारे लिए क्लाइमेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज का ये रिकॉर्ड होता है, मतलब कि अगर क्लाइमेट चेंज में कहीं भी इधर उधर फर्क पड़ रहा है तो कोरल्स क्या वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते, ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये प्रोवाइड करते हैं एक्यूरेट लॉन्ग टर्म ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंडिया में क्या जो गल्फ ऑफ द गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गल्फ मतलब कि कोरल रीफ इंडिया में कहाँ पाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। देखो लक्षद्वीप आइलैंड तो पूरा कोरल आइलैंड भी बोलते हैं उसे, मलवन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंग्रिया बैंक में और कर्नाटक ने नेत्रा ने। अभी क्या कुछ न्यू कोरल स्पीसीज को हमने क्या कह रहा है एंग्रिया बैंक तो महाराष्ट्र में डिस्कवर किया है। देखो ये शैलो सबमर्ज्ड एटोल आइलैंड है। देखो एटोल आइलैंड में क्या होता है, देखो एटोल ऐसे होता है, कोरल इस तरह से रहता है सर्कुलर फॉर्म में एटोल बना के, ठीक है, तो ऐसे रहते हैं। हाँ, तो न्यू कोरल स्पीस हमने अभी इन्वेंट किया कहाँ पे, डिस्कवर किया एंग्रिया बैंक में, ठीक है, जो कि 100 माइल्स वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में रहते हैं। जो एक एंग्रिया बैंक कोरल्स हैं ये मिडल ऑफ द सी में रहते हैं अनलाइक अदर कोरल्स विच आर आइदर कोस्टल और आइलैंड कोरल, ठीक है, मैंने आपको बता दी मिडल ऑफ द सी में रहते हैं। अब मेजर थ्रेट्स क्या है कोरल्स को, देखो नेचुरल तो यही है कि जो एनवायरमेंट या टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है, ठीक है, सेडिमेंट डिपॉजिट सैलिनिटी या पीएच। एंथ्रोपोजेनिक क्या मेनली माइनिंग आप कर रहे हो, बॉटम फिशिंग कर रहे हो, टूरिज्म पॉल्यूशन, इस वजह से उनको थ्रेट है। अब हमने कोरल रिस्टोरेशन को लेकर क्या क्या मेजर लेकर, देखो एक तो एजेंडा 21 दैट इज चैप्टर 17 जो एजेंडा 21 का था वो स्पेसिफिकली एड्रेस करता है कि किस तरह से हमें प्रोटेक्शन करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है किसका, मैराइन और कोस्टल एनवायरनमेंट का, ठीक है, विद द कॉन्टेक्स्ट और किसकी लाइंस पे, अनक्लोज की लाइंस पे। इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव ये भी इनफॉर्मल पार्टनरशिप था किसका, नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो काम करें कि कोरल रीफ्स को हम प्रिजर्व कर सके और उनके रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उन्हें भी। जो UN एनवायरनमेंट वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर है वो भी इस काम करे साइंटिस्ट के साथ और पॉलिसी मेकर के साथ वर्ल्ड वाइड कि किस तरह से हम जो इसको प्रोटेक्ट कर सकें और बाइट, क्योंकि ये जो है ये हमारे हार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग है। अब इंडिया में क्या क्या मेजर्स लिए गए, तो हमने ग्लोबली पढ़ लिया। अब हमने कहते हैं इंडिया में क्या क्या ले रखे, देखो इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरल इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अंडर किस किस के अंडर है, एक तो कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है, दूसरा है लैंड ओशन इंटरेक्शन एंड कोस्टल जोन है, तीसरा है इंटीग्रेटेड कोस्टल मैराइन एरिया स्टेटमेंट मैनेजमेंट। बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कोस्टल रेगुलेशन जोन भी नोटिफाई कर रखा है और साथ में नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और साथ में स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी भी सेटअप कर रखे हैं ताकि हम कोरल रीफ को प्रोटेक्ट कर सकें। कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम भी जारी करा हुआ है जो कि इनिशिएट की गई सर्विस फ्रॉम इनकोइस
इसमें क्या करते हैं, हम सैटेलाइट यूज़ करते हैं दैट इज सी सरफेस टेम्परेचर, ताकि हम थर्मल स्ट्रेस देख पाएंगे। क्योंकि कोरल एनवायरनमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाता है। अगर वो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कम ज़्यादा तो नहीं है, तो उस स्ट्रेस को हम पता कर सकते हैं। कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है किसका, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया साथ में गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है टाटा केमिकल लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। रीफ वॉच इंडिया क्या है कि एक एनजीओ है जो कि ये काम कर रही है। रीफ वॉच दो काम करेगी, एक तो रीबिल्ड मतलब कि कोरस को द्वारा बिल्ड करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है, टू कंजर्व द रीफ। तो रीफ बिल्ड में क्या है, वही हम रिस्टोर करेंगे, कोरल इसको रिहेबिलिट करेंगे एट द अंडर मीन्स बाय रेस्क्यूइंग नेचुरली ब्रोकन कोरल। जो भी उनके ब्रोकन कोरल फ्रेगमेंट्स हैं, हम उन्हें क्या करेंगे, पहले रेस्क्यू करेंगे और या फिर उनको क्या करेंगे, रीअटैच करेंगे टू रोबस्ट सबस्ट्रेट, ठीक है। अब ये पढ़ लो, पलाऊ के पहली कंट्री है जिसने रीफ टॉक्सिक सन क्रीम को बैन किया। देखो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन क्रीम जो होती है वो इनकी हेल्प से बनती है। पलायू जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में कंट्री, पहली कंट्री बनी है जिसने सनस्क्रीन को बैन किया है, क्योंकि ये कोरस और सी लाइफ के बहुत हार्मफुल होती हैं। एक इंग्रेडिएंट्स सनस्क्रीन प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं जैसे ऑक्सीबेजोन, ये पर्टिकुलर काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर हम इंटरनेशनल कोरल रीफ फाउंडेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बैन केमिकल्स कौन कौन से हैं, बैन केमिकल्स कैन कोज, जो भी हमने केमिकल्स बैन किया उसकी वजह से क्या क्या हो सकता था, कोरल सस्पेक्टेबल हो सकता था, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग का मतलब ये होता है कि कोरल्स मर गए हैं, ये कोरल के डीएनए को डैमेज कर सकता था और डिफॉर्म और किल कर सकता था जुवेनाइल कोरल्स को। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपको पता भी होगा 10 न्यू रामसर साइट को भी ऐड किया है। अभी रामसर कन्वेंशन में 10 मोर वेटलैंड्स ऐड किया है, जिस वजह से जो पहले टोटल 27 थी, अब इंडिया में 37 रामसर साइट्स हो गए हैं। जब हम डिटेल्स देख लेते हैं, देखो महाराष्ट्र के माधवमेश्वर पहली रामसर साइट बनी है। देखो इसमें क्या लेक्स हैं, मार्चेस हैं, फॉरेस्ट एंड डेक्कन प्लेट्यू के कंस्ट्रक्शन ऑफ नामदुर माधवमेश्वर वियर, ये मेनली गोदावरी और कदवा रिवर्स के है जो कि वेटलैंड है, ठीक है। इसमें कहेंगे मेनली क्या जो उसकी हैबिटेट्स हैं, सराउंडिंग सेमी एरिड कंडीशन है कोज बाय द रेन शेड ऑफ द वेस्टर्न घाट माउंटेन। ये क्या कर रहे हैं क्रिटिकली, इसमें जो नंदुर माधवमेश्वर है कुछ इसमें क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज भी हैं, जैसे दुलाली मीनो एक फिश है, इंडियन वल्चर और वाइट स्वैम्प रम्प्ड वल्चर भी है। सो आपको देखो पहली बात तो ये जो 10 रामसर साइट्स हैं उनके नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट में है। और उनको कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है कि जैसे इसमें एंडेंजर स्पीसीज हैं और थोड़ा रिवर्स के आसपास पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है मणिपुरी यूपी में है समान बर्ड सेंचुरी। देखो ये सीजनल ऑक्सबो लेक है गंगा के रट फ्लैंड पे। ये सेंचुरी उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो कुछ माइग्रेंट स्पीसीज आती हैं विंटर में आती हैं, जैसे ग्रे लेग गूस जो कि 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन है जो विंटर में यहाँ पे आती है, ठीक है। उन्नाव यूपी में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये शैलो मार्शलैंड है। मानसून रेंज की वजह से क्या है ये डाइवर्स वेटलैंड होता है, जबकि वाइल द शारदा कैनल सप्लाइज एडिशनल वाटर, यहाँ पे हाईली जो इन्वेसिव कॉमन वाटर हाइस्मिथ है उसकी वजह से यहाँ पे थ्रेट है एज डज द रिमूवल ऑफ टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट। इट इज़ नोन टू होस्ट सिबेरियन क्रेन्स यहाँ पे रहते हैं अमंग द माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज दैट रेस्ट हियर ड्यूरिंग द विंटर। आगे है रायबरेली यूपी में समसपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये लो लैंड मार्श टिपिकल ऑफ इंडोगैनेटिक प्लेन है यूपी में। ये 6 किनेटिक प्लेस आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मानसून है, ठीक है। जो सेंचुरी में मेनली क्या है एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं कुछ, जैसे इजिप्टियन वल्चर, पलास फिश, ईगल एंड मोर देन जो 1% ऑफ साउथ एशियन की पॉपुलेशन है वल्नरेबल कॉमन पोचर, टॉल ग्रास है यहाँ पे सर पर जो कि मेनली यहाँ पे पाई जाती है। हरदोई के यूपी में सांदी बर्ड सेंचुरी है, ये भी फ्रेश वाटर मार्च है और इसे इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डेजिग्नेट किया गया किसके द्वारा, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। इसको इसलिए जाना जाता है दहार झील, इसका पुराने नाम से जाना जाता है। रिवर गारा है जो यहाँ पे गरुण गंगा भी बोलते हैं, जो इस सेंचुरी से होकर गुजरती है। ये भी 1% ऑफ साउथ एशियन पॉपुलेशन कॉमन टील का एक घर है, रेड क्रिस्टेड पोचार्ड और डक फेरिग्नोस्टिक, वाइल वल्नरेबल सरोस्क्रोना का भी घर है जिसमें यहाँ पे 200 इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है। इस सेंचुरी क्या ड्राइड हो रही है लेडिंग टू अ सब्सिक्वेंट, जिसकी वजह से कि जो वाटर बर्ड पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं इसकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। फिर आते हैं यूपी के पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी। ये भी परमानेंट वाटर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है जिसमें 2 ऑक्सबो लेक्स हैं। ये रेन फेड लेक्स हैं, मतलब कि रेन पे डिपेंड करते हैं ये लेक्स, ठीक है। इन अ डीप नेचुरल डिप्रेशन इन द गंगेटिक प्लेन में है, किसके यूपी के तराई रीजन में, ठीक है। सेंचुरी किसकी, इंडिया के थ्रेटन वल्चर स्पीसीज, मतलब कुछ वल्चर स्पीसीज हैं जो यहाँ पे रेफ्यूजीज की तरह रहते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड यहाँ पे कुछ जैसे वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर या फिर एंडेंजर्ड जो इजिप्टियन वल्चर है वो यहाँ पे रहते हैं। कुछ इन्वेजिव स्पीसीज भी हैं जैसे कॉमन वाटर हैसन अलोंग विद डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रेजेंट, मतलब कि कुछ सिग्निफिकेंट थ्रेट्स इनको किस वजह से इस सेंचुरी को मेनली जो, क्योंकि आपको पता है जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं जो वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज होती हैं उनको हैबिटेट खत्म कर देती है और साथ में कुछ रोड्स और रेलवेज की डेवलपमेंट की वजह से इस सेंचुरी को क्या है थ्रेट है। आगे बढ़ते हैं इटावा यूपी के ही सरसाई नवार झील है, ये भी कहाँ है यूपी के इंडो गैंगनेटिक फ्लड प्लेन में रहता है।
यहाँ पे भी क्या है मतलब कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कोहैबिटेशन मतलब इकट्ठे रहते हैं, फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं अक्रॉस मोस्ट ऑफ द साइट, ठीक है। पर्टिकुलर बेनिफिशियरी क्या है यहाँ पे, जो वल्नरेबल सारोस्क्रेन रहता है जिसकी पॉपुलेशन 400 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। बाकी यही है कि एंडेंजर्ड यहाँ पे वूली नेक स्टॉक भी रहता है, बाकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाइट ट्रम्प्ड वल्चर भी रहता है। ये भी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बर्ड एरिया इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया रिकॉग्नाइज है। पंजाब में बियास कंजर्वेशन रिजर्व है, ये 185 किलोमीटर स्ट्रेच है, बियास रिवर पे पंजाब में ही है, ठीक है। रिवर होस्ट द ओनली नॉन पॉपुलेशन इन इंडिया, इसमें एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस वजह से प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया ताकि हम इस यहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल है उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस कर सकें। अगला ही पंजाब में नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये शिवालिक फुट हिल्स पे लोकेट है पंजाब के, जो कि हाईली इको सेंसिटिव है। ये इट ऑक्यूपाइज अ ह्यूमन मेड रिजर्वर कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट ऑन सतलुज रिवर 1969। ये साइट हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया और चाइना के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस को साइन किया था 1954 में। फिर है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, ये भी पंजाब का, ये नेचुरल मार्स है, एक्वाकल्चर पोन्ड है, एग्रीकल्चर वेटलैंड है, जो मेंटेन कौन करता है, एनुअल रेनफॉल करता है। ये अभी क्या है यहाँ पे काफ़ी ह्यूमन का इन्फ्लुएंस है जिस वजह से मैनेज्ड फिश पोर्ट्स कल्टिवेटेड क्रॉप जैसे लोटस और साइट किसका एग्जांपल है, एग्जाम्पल ऑफ वाइज यूज ऑफ कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड विच प्रोवाइड्स फूड फॉर पीपल एंड सपोर्ट्स लोकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो थ्रेटेंड स्पीस है मेनली यहाँ पे वल्नरेबल कॉमन पोचर रहते हैं और एंडेंजर स्पॉटेड पोन्ड टर्टल रहता है। अब रामसर कन्वेंशन आपको पता ही होगा, ये इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है जो क्या करती है, एक रूल बुक प्रोवाइड करती है किस तरह से कंजर्व कर सकते हो और अपने वेटलैंड्स को वाइजली यूज़ कर सको थ्रू लोकल एंड द नेशनल एक्शन। जो कन्वेंशन है वो 1971 में साइन हुआ था ईरान की सिटी रामसर में और ओल्डेस्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल अकॉर्ड है फॉर प्रिजर्विंग द वेटलैंड। 3 पिलर्स पे काम करता है, वर्क टुवर्ड्स वाइज यूज ऑफ वेटलैंड का वाइज यूज़ करो, डेजिग्नेट सुटेबल वेटलैंड फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे रामसर लिस्ट में हम करते हैं, कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड शेयर वेटलैंड सिस्टम एंड शेयर पे। नंबर ऑफ अभी कॉन्टेक्चुअल पार्टीज कितने हैं रामसर कन्वेंशन की, 171 पार्टी है। एक साथ में मॉन्टेक्स रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, रामसर कन्वेंशन का ही पार्ट है। देखो इसमें वो वेटलैंड साइट्स होती हैं जिनका इकोलॉजिकल करेक्टर चेंज हो चुका है या फिर होने वाला है, तो हम क्या करते हैं इसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के थ्रू कुछ भी करके इसे एड्रेस करते हैं। मतलब अगर कोई पोल्यूशन की वजह से या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन इंटरफेयर की वजह से अगर वो वेटलैंड का इकोलॉजिकल करेक्टर चेंज हो रहा है तो हम क्या करते हैं उसे रिकॉर्ड कर इसमें इस मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। अभी इंडिया के ये आपको पता होना चाहिए इंडिया के कौन से 2 हैं, लोकटक लेक जो कि मणिपुर के और साथ में जो केओलटू नेशनल पार्क है राजस्थान का वो इसमें अभी है। पहले छिलका लेक भी था पर उसे हमने रिमूव कर दिया था। जो रामसर कन्वेंशन है उसके 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर आपको पता होना चाहिए, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड वर्ल्डफुल एंड द वर्ल्डलेस ट्रस्ट, ठीक है। अब सुंदरबन मैंग्रोव्स के द्वारा परिचित सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सच फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, जो इसका डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर के बे ऑफ बंगाल में। सुंदरबन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 1987 में डेजिग्नेट कर दी गई थी। 2019 में इंडियन साइट ऑफ सुंदरबन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का भी टैग मिल गया था अंडर रामसर कन्वेंशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटिंग वेटलैंड। तब तक के लिए बाय, टाटा।